कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कोऑपरेटिव एसोसिएशन के चेयरमैन, जिनके नाम में ही कृष्ण है, और कृष्ण सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर, मार्गदर्शक, जीवन का मार्गदर्शक कहते हैं, जिनके मुख से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये सब कुछ हम स्टडी करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसका स्टडी करते हैं। ऐसे आपके चेयरमैन कृष्ण कुमार जी नायर, और हमारे जीवन में हमेशा हमें स्टडी करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या बनना है? दूरदर्शी, आगे के सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए स्टडी करना है, और स्टडी करने के लिए मतलब हमेशा दूरदर्शी रहना चाहिए। वैसा एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व महाभारत में था। मतलब जब महाभारत में वहाँ रणभूमि में युद्ध चलता था, तो धृतराष्ट्र जी के पास एक व्यक्ति थी जिनका नाम था संजय, और वो संजय वहां रणभूमि में जाते नहीं थे, लेकिन रणभूमि में क्या चलता है वो धृतराष्ट्र जी को कहते गए, सही सही मतलब परफेक्ट, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। ऐसे अपने वसंत विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय जी, इनका वजह से मतलब ये एसोसिएशन की तरफ से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया हुआ है, उनके लिए हम लोग सभी मिलकर जोरदार तालियां। स्पेसिफिकली ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स है, ऑफिस बेयरर्स है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लीडर है, और ये हमेशा सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग ऑनररी बेसिस के ऊपर कामकाज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई तो भी कंप्लेन निकलता है और कंप्लेन करता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि खाया न पिया और ग्लास तोड़ा बारह, ये झंझट में फंसना है। तो आप लोग जो अपना समय देते हैं, तो आप लोगों को सेफ रखने के लिए सुरक्षित कामकाज आपके हाथों से होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी में स्पेसिफिकली ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमैनिटी वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप जो कामकाज कर रहे हैं, आपका समय दे रहे हैं, आप सभी लोगों को एक्ट और बायलॉज में क्या प्रोविजन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो अधिकृत संस्था है, वो एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए है। वो संस्था के जो ऑफिसर्स है बीडी काळे साहब, इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। अच्छे मतलब जो प्रोग्राम होते हैं, जो एरिया में प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम में वहाँ के डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस, उनका भी सहयोग वहाँ होना चाहिए। अभी ये ऐसे प्रोग्राम जगह जगह पे हो रहे हैं, सभी जगह पे समझो एक ही ऑफिसर अटेंड नहीं कर सकते प्रोग्राम। डीडीआर के रिप्रेजेंटेटिव के नाते से विठल अवलवार सर यहाँ उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार आप तालियां बजा सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे साथ में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने के लिए हमें जो सहयोग करते हैं अशोक गाड़गे जी हैं, उनका भी स्वागत। और सबसे बड़ा जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत। आपकी वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं रहते तो ये प्रोग्राम की वैल्यू जीरो है। यहाँ के जो कुछ स्पीकर है, ये सब कुछ इनकी सब वैल्यू जीरो है, आप है करके हमारे। पहले आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके जो मोबाइल है वो मोबाइल जरा प्लीज साइलेंस मोड पे रखिए या बंद करके रखिए। अच्छा, एक्चुअली यहाँ जो कुमार सर ने और अड़ाव सर जी ने यहाँ जो हम सभी लोगों का स्वागत किया, लेकिन इसके साथ साथ में मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं काले साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, कुमार साहब का आप जरा पुष्पगुच्छ देके स्वागत कर दीजिए। उन्होंने जो अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया हुआ है, ये एक्चुअली उनका सत्कार उनके मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम। और संजय अड़ाव सर जी है, उनका भी स्वागत काले साहब करेंगे, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी ये तो हो गया, आप समझो बोर हो गए कि समझो ये क्या चल रहा है, हमें तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए आए। अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना इसके लिए जरूरी है कि आप लोग जो कामकाज कर रहे हैं उसके बारे में एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव एक्ट
के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, कोऑपरेटिव एक्ट 1960, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलाने के लिए सब जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, बाकी हम सब लोग हैं, ये सबको कुछ रूल बनाए हैं जिसका नाम है रूल 1961। 1960 का एक्ट बना पहले, और कामकाज कैसे करना चाहिए, कौन से फॉर्मेट होना चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल जानकारी आपको मिलेगी रूल 1961। उसके साथ साथ में अभी जो ये रूल बने हैं, एक्ट बना है, वो उसमें अलग अलग टाइप की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कंज्यूमर सोसाइटी, शुगर फैक्ट्री, क्रेडिट सोसाइटी, अलग अलग टाइप की। हॉस्पिटल भी है कोऑपरेटिव मतलब बेसिस के आधार पर। लेकिन स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारा कामकाज चलता है और वो चलाना चाहिए, उसके बारे में स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉज बना है। एक्ट हम कभी पढ़ नहीं सकते। एक एक्ट का बुक देखने के जाए तो 1000-1500 रुपए का एक बुक आता है, और उसमें हमारे से प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड अगर गाइडलाइंस क्या है, उसमें हम अगर ढूंढने के जाएंगे तो एडवोकेट भी नहीं ढूंढ सकते हैं। एडवोकेट का प्रॉब्लम क्या होता है, समझो वो LLB है, लेकिन वो क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कोऑपरेटिव सेक्टर का नॉलेज नहीं है। कोई सिविल में प्रैक्टिस करता है तो उनको कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं। चार्टर अकाउंटेंट है, कारपोरेट सेक्टर में कामकाज करता है, लेकिन उनको कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब सभी नॉलेज है, ऐसा उनसे अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो डे टू डे वर्किंग करना ही है, तो इसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि आपके आपस में जो मतभेद होते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स आपके लेवल पर ही, आपके सोसाइटी में ही आप में यूनिटी रहे, और आपके लेवल पे ही आप आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज। ठीक है, हम एक्ट नहीं पढ़ सकते तो कम से कम बायलॉज तो पढ़ सकते हैं। बायलॉज पढ़ना जरूरी है, बायलॉज का स्टडी करना जरूरी है, उसके बिगर हम हमारी हाउसिंग सोसाइटी नहीं चला सकते। इसके लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। समझो आप चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे, किस टाइप में हमें निभाना चाहिए, उसके लिए आपको किसी भी हालत में बायलॉज का स्टडी करना जरूरी है। अभी बायलॉज का स्टडी करना तो इतना समय हमारे पास नहीं है। एक्चुअली वर्किंग डेज के दिन देखेंगे तो हम लोग सवेरे 7-8 बजे बाहर निकलते हैं, रात को घर पे पहुंचते पहुंचते 11-12 बजते हैं। हम कभी स्टडी करेंगे बायलॉज का, इससे भी हम सहमत है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको मतलब हेल्प हो जाए, इसके लिए कम से कम समय में आप बायलॉज कैसा स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब ये है कि जो 10 रुपीज पर मंथ हम पर मेंबर कलेक्ट करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन ये सिर्फ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी के मालिक है, आप सोसाइटी के मालिक है। आप लोगों को अगर एक्ट में क्या प्रोविजन है, बायलॉज में क्या प्रोविजन है, इसकी जानकारी नहीं है, तो कोई तो भी ऑफिसर आता है, कुछ तो कहता है, कुछ तो भी पेपर में आता है, ये पेपर कटिंग लाके दिखाता है, उस वक्त आप संभ्रम में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उस वक्त मैं समझो यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये इतना ही कहता हूं कि जब भी आपको कोई भी किसी के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप उसी वक्त क्या देख सकते हैं, आप बायलॉज देखिए, बायलॉज स्टडी कीजिए, और उस वक्त उतना ही वो बायलॉज में क्या लिखा है, उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है, उसी के आधार पर ही आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये पूरा बायलॉज हम कैसा पढ़ेंगे, पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कम से कम समय में आप आपके सवालों का जवाब आप कैसा ढूंढ सकते हैं, इसके लिए आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। ये एजुकेशन ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं आएंगे तो चले हमको सर्टिफिकेट दे दो ना, ये उचित नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। ये कामकाज करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, और आप अच्छी ढंग से कभी बाई चांस DDR ऑफिस में चले गए तो DDR को भी आपको समझने की हैसियत होनी चाहिए कि ये बायलॉज नंबर सो एंड सो देखो, उसमें ये ऐसा ऐसा प्रोविजन, उसमें की ऐसी लैंग्वेज है, उसके आधार पर आपने ये ऐसे करना चाहिए।
तो ऑटोमेटिकली डीडीआर भी उठ के खड़ा हो गया और सर को बोलेंगे आप सर बैठिए प्लीज, वेरी गुड। तो ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार, ये आपकी मतलब ये है कैपेसिटी है, इसके बारे में आपको ये एजुकेशन ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो बायलॉज में टोटल क्या है, बायलॉज में वैसे तो टोटल 175 पॉइंट्स, 175 पॉइंट्स में क्या है, उसमें कुछ हम लोगों ने पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बायलॉज नंबर 1 to 6। आप सभी लोगों को पेन पैड दिए हैं, तो चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। आपको कौन से अपने प्रॉब्लम के बारे में आप उसमें ये कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बायलॉज नंबर 1 to 6, 1 to 6 में क्या है, जो आपकी सोसाइटी का बायलॉज रहेगा, आपके सोसाइटी का नाम, आपके सोसाइटी का 2 नंबर पे रजिस्टर एड्रेस। 3 नंबर में बायलॉज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बायलॉज पढ़ने के पहले। क्यों? वो बायलॉज से रिलेटेड जितने भी शब्द है, उसका जो डेफिनेशन, उसका जो मीनिंग, एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज क्या है, उसके बारे में आपको पूरे बायलॉज नंबर 3 में उसकी जानकारी मिलेगी। अभी उसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे आ रहा हूँ। बायलॉज नंबर 154B ये नया चैप्टर ये बायलॉज में ऐड हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। तो 3 नंबर में पूरे डेफिनेशन इसको आपको मिलेगी। 4 नंबर में क्या है, आपके सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, थाना है क्या, नहीं, पूरा वसंत विहार एरिया है क्या, नहीं, हमारे हाउसिंग सोसाइटी का जितना एरिया है, सिटी सर्वे नंबर, गट नंबर, ये जो वो चतुर्सीमा के अंदर, वो उतना हमारा एरिया है ऑपरेशन, बरोबर है। 5 नंबर में क्या है, हमारी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड हुई है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज नंबर 5। ज्यादा से ज्यादा समय में अभी एक सब्जेक्ट जगह जगह पे मतलब चर्चा में आता है, व्हाट्सएप के ऊपर ये चलता है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी में कल्चरल प्रोग्राम हम ये कर सकते हैं क्या, उनका एक्सपेंडिचर उसमें दिखा सकते हैं क्या, ये नहीं वो नहीं, इसके बारे में आप बायलॉज नंबर 5 पढ़ के ये कर सकते हैं। लेकिन ये समझो बायलॉज नंबर पढ़ने के साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस हमें है, कुछ मर्यादा है, वो मर्यादा का भी हमें पालन करना है। तो इसके लिए बायलॉज नंबर 5 मतलब हमारी हाउसिंग सोसाइटी का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है 20 साल हुए, लेकिन हमारा सोसाइटी का जो लैंड है हमारे सोसाइटी के नाम पर नहीं है, खतरे में है हम लोग। तो इसके बारे में ये करके लेना, इसके लिए कामकाज करना, ये मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी यानी किसकी, मैनेजमेंट कमेटी के लोग बाहर से थोड़ा ही आए, वो हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उसके लिए कामकाज करना, सोसाइटी में यूनिट ये करके रखना, सोसाइटी के लोगों में अवेयरनेस आ जाए, इसके लिए उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम सोसाइटी प्रीमाइसेस में अरेंज करना, ये बायलॉज नंबर 5 में सब कुछ दिया है। उसके आधार पर आपके सोसाइटी का कामकाज अच्छी ढंग से आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, उसके बारे में कहते हैं मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। हमारी सोसाइटी क्या है, हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सेक्टर में जितनी भी टाइप की सोसाइटी है, सबसे ज्यादा संख्या हाउसिंग सोसाइटी की है। हाउसिंग सोसाइटी का स्टार्टिंग जो होता है एच से, हाउसिंग सोसाइटी में कौन रहते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप कामकाज करते हैं। आप सभी लोग बहुत महान लीडर है, आप समय जो दे रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए सैल्यूट करता हूं और आपके लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो ये बायलॉज नंबर 5 से आप पता लगेगा। बायलॉज नंबर 6 एफिलिएशन। क्यों बायलॉज नंबर 6 है, हमारे जो वसंत विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एसोसिएशन है, क्यों हम हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन का मेंबर बने, क्या जरूरत है मेंबर बनने की, क्या फायदा है उसमें, बनो। मेंबर बनना ये एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज कंपल्सरी है, क्योंकि उसके बिगर आपकी पावर नहीं बढ़ेगी। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ये डेमोक्रेटिक में और कोऑपरेटिव सेक्टर में मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर आपको कुछ सजेशन करना है, आप अकेले जाएंगे, एक लेटर दे देंगे, उसका कोई फायदा नहीं। एक सोसाइटी चली जाएगी, कुछ फायदा नहीं। हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन की तरफ से लेटर जाएगा, कुछ ना कुछ वहां ये लगेगा कि एसोसिएशन का लेटर है, ये एसोसिएशन के 40 सोसाइटीज मेंबर्स है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मतलब फेडरेशन है उसका मेंबर होना चाहिए, स्टेट लेवल पे फेडरेशन है, सेंट्रल लेवल पे फेडरेशन है, जागतिक लेवल पर वर्ल्ड लेवल पे के ऊपर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जागतिक लेवल का जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सबको देना जरूरी है। ये पॉइंट सामने आया हमारे। पहले तो बेसिकली 5-6 प्रिंसिपल थे कोऑपरेटिव सेक्टर के, उसी के आधार पर 1844 में पहला रॉसडेल पायनियर सोसाइटी इंग्लैंड में 28 व्यूअर्स लोगों ने बनाई, और उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल थे उसी के आधार पर ये सोसाइटी चल रही है, कोऑपरेटिव सेक्टर चल रहा है। लेकिन एजुकेशन ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? जिनके लिए हम एक्ट बनाते हैं, जिनके लिए प्रोविजन किया, ये बाइलॉज बनाते हैं, वही लोगों को अगर पता नहीं तो हम ह्यूमन वेलफेयर कैसा साध्य कर सकते हैं, हमारे उद्देश्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? तो इसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जरूरी है, और ये लेना ऐसे नहीं लेते हैं तो कम से कम इसको क्या करो, एक्ट में ले लो, बाइलॉज में ले लो, फिर थोड़ा बहुत डर के तो कम से कम ले लेंगे, लेकिन ये आपके भले के लिए। यहाँ 1 नंबर से 6 नंबर तक मतलब ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, बरोबर है। सेकंड पार्ट जो आता है, सेकंड पार्ट क्या है? हम लोगों ने सोसाइटी बनाई, बराबर है, सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, ये हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सोसाइटी चलाना कैसे? सोसाइटी चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हम लोग मेंबर है तो हम लोग आपस में मिलकर कंट्रीब्यूशन करके हमारा फंड क्रिएट करना चाहिए। फंड के बगैर हमारा कामकाज नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये फंड कहां से आता है? मेंबर लोगों में आपस में। फंड से रिलेटेड आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कौन से फंड क्रिएट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने करना चाहिए, क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इसके बारे में आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम है, पूरा बायलॉज पढ़ने की आपके लिए जरूरत नहीं। आप अगर गाड़ी में बैठे तो चलते चलते सिर्फ बायलॉज नंबर 7 to 15 पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कम से कम समय में आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपके पास है, उतनी कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी आपके पास है। सिर्फ बायलॉज निकाल के देखो, सिर्फ बायलॉज नंबर 7 to 15 देखो, बाकी पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब ये फंड कैसे? वो ये होता है कि मेंबरशिप, समझो मेंबरशिप 500 रुपीज हम लेते हैं, बराबर है कि नहीं? 100 रुपीज एंट्रेंस फीस लेते हैं, बराबर है। लेकिन उसके बाद में कितने दिन में शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, इसके बारे में ये सब कुछ गाइडलाइंस है। कौन से फंड क्रिएट करना चाहिए, रिजर्व फंड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, किस टाइप में करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट समझो 0.75%, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा? आर्किटेक्चर के पास से सर्टिफाइड करके लेना चाहिए। सिंकिंग फंड कैसे पे करेंगे? 0.25%। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड क्या है? 10 रुपीज पर मंथ। ये लेवल क्यों नहीं? ये बायलॉज में। मैं जो यहाँ स्पीच दे रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप भी स्पीच दे सकते हैं, आप भी स्टडी कर सकते हैं, और आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना, आप लोगों को मतलब स्वयं पूर्ण बनाना, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य है। सिर्फ आपका समय वेस्ट करने के लिए हम लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आज का संडे का दिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 7-8 दिन में कैसे तो भी एक दिन मिलता है फैमिली में ये करना भी, और इसमें एक फालतू लेक्चर सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हम लोग आपके हितचिंतक है। शासन आपल्या दारी म्हणजे आपल्याच प्रेमाइसेस मध्ये, आपके सोसाइटी में भी आप मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग अरेंज कीजिए, ये करना जरूरी है। उसके लिए वो जब आप सोसाइटी में आपके प्रेमाइसेस में ट्रेनिंग अरेंज करेंगे, उसके लिए वो हम ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग वहां आएंगे। उसका एक स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट सोसाइटी के नाम से आपको मिलेगा। और ये अभी का जो बायलॉज है और उसके साथ में आगे जो 154B जो नया अमेंडमेंट होके आया है, उसमें भी मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स, ऑफिस बेयरर, इतना ही नहीं सोसाइटी के एम्प्लॉइज, मैनेजर है, तो इनके लिए भी ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंपलसरी किया है। अभी तक तो कोविड चल रहा था, डिपार्टमेंट इतने ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी एक आगे 4 मई 2023 को एक ऐसा लेटर आया है कि जगह जगह पे कुछ ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं कि मतलब एजीएम टाइम पे नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट मतलब रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसके बारे में भी एक सर्कुलर निकला है। तो तंटा मुक्त अभियान मतलब आपके सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, वो आपके लेवल के ऊपर कैसे, जैसे तंटा मुक्त गांव समिति होती,
क्या उसी आधार पर वो कवड़े सर ने उसका एक सर्कुलर निकाला है, उसके लिए भी अलग अलग जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने का उद्देश्य एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का है। तो मीन्स आपको फंड के बारे में आपको जानकारी मिली बायलॉ नंबर 7 to 50, बराबर है। अभी ये फंड किससे क्रिएट करते हैं? ये मेंबर लोगों से क्रिएट करते हैं ना। मेंबर से किससे? जब मेंबर लोगों से, बराबर है कि नहीं? 500 रुपीज, 100 रुपीज ट्रांसफर किया है तो मैक्सिमम कितना है? 25,000 रुपीज का ये है, बराबर है कि नहीं? इसी टाइप में फिर वो सिंकिंग फंड के नाम से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, रिजर्व फंड में कुछ लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, एजुकेशन ट्रेनिंग फंड, ये अलग अलग टाइप के फंड है। उसका बारे में ये सब करने के बाद में ये किस किस पास से लेते हैं? मेंबर लोगों के पास से। मेंबर लोग की डेफिनेशन क्या है? कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर नहीं बन सकता है? मेंबर बनने के लिए कौन सी प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहिए? अभी नया जो 154 बी आया है उसमें 4 टाइप के मेंबर दिखाए हैं। 2013 में जब 97 अमेंडमेंट था हुआ था तभी कुछ कम थे, अभी इसमें 4 टाइप के मेंबर दिखाए। फर्स्ट मेंबर कौन है? एग्रीमेंट में जिनका फर्स्ट नंबर पे नाम है वो ओरिजिनल मेंबर है। एग्रीमेंट में जिनका सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे नाम है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट मेंबर कहते हैं। जिनका नाम एग्रीमेंट में नहीं है लेकिन फैमिली मेंबर की नई डेफिनेशन भी ये 154 बी में आई है। ये डेफिनेशन के आधार पर अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को आप एसोसिएट मेंबर करना चाहते हैं तो एसोसिएट मेंबर की भी एक प्रोविजन नहीं आ रही है, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन चल रहा है, मतलब कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं, वो पीआईएल दाखिल कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी का बाई चांस नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से हाउसिंग फेडरेशन लेवल के ऊपर भी ये चल रहा है। और ये प्रोविजनल मेंबर मतलब टेम्पररी मेंबर, प्रोविजनल मेंबर, टेम्पररी मेंबर, प्रोविजनल मेंबर बनाने की प्रोविजन इसके लिए आई है कि समझो मैं आपके सोसाइटी में रहता हूं, मैं सोसाइटी का मेंबर हूं, बराबर है? मैं सोसाइटी का मेंबर हूं, आदमी का कभी भी कुछ भी क्या हो सकता है। अचानक मैं चला गया, मैं चला जाने के बाद में अगर मेरा किसी का नॉमिनेशन मैंने दिया है, समझो मेरे बेटे के नाम का, तो मेरे बेटे को मेरे के डेथ सर्टिफिकेट का ये बाकी किसके नाम के ऊपर ट्रांसफर करना है, क्या करना है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना है या ना नहीं लाना है, इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने तक हम किससे कांटेक्ट करें, किससे करेस्पॉन्डेंस करें? तो इसके लिए एक प्रोविजनल मेंबर की प्रोविजन आई है। तो इसको जिसका नॉमिनेशन फॉर्म दिया है उसको एक बार ये आप मेंबर सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन लोगों का कभी कभी ऐसा लगता है ना, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया तो वो अकेला ही मालिक बन गया, ऐसा नहीं है। वो सोसाइटी का फ्लैट बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है। वो सिर्फ टाइप बी को केयर टेकर के नाते से कामकाज करता है, वो उस मालिक नहीं बन सकता है। वो चाहिए वो मतलब वो सभी आपको सोसाइटी को जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी समझो आपके पास वो सबमिट करेगा और उसके बाद सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी ही डिसीजन ले सकती है आगे क्या करना है और क्या नहीं। मतलब मेंबर के ये जो टाइप है ये ऐसे अभी 4 है। अभी कौन मेंबर बन सकता है? सोसाइटी समझो जैसा पर्सनल है तो पर्सनल मेंबर बन सकते हैं, बराबर है? कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है क्या? मेंबर बन सकती है। कोई मतलब रजिस्टर्ड ट्रस्ट है क्या? वो मेंबर बन सकता है। किस टाइप के मेंबर्स में, अगर वो लैंड समझो भाड़ा की है समझो या गवर्नमेंट ने दी है, तो गवर्नमेंट की या भाड़ा की या सिडको के अप्रूवल का भी किसमें होना चाहिए? ये मेंबरशिप के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, सब्जेक्ट इतना फास्ट है ना, एक एक पॉइंट के ऊपर भाषण देने के लिए जाए, स्पीच देने के लिए जाए तो पूरा एक एक दिन से निकल जाएगा, लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है। हम लोगों को तो आदत है सवेरे 10 बजे शुरू किया, रात को 8 बजे तक स्पीच देते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। मेंबरशिप के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, और वो बायलॉज में किधर है? बायलॉ नंबर 16 to 21 थे, बायलॉ नंबर 16 to 21 मेंबरशिप के बारे में। हाउसिंग सोसाइटी के आप कौन है? ऑफिस बेरर है, बराबर है कि नहीं? चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर। आपके लिए बायलॉ नंबर 21 बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके पास किसी का मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन आने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ में आपको उसका डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन गया है। बाय चांस आप उसको नहीं मान रहे हैं
कल उसने डेप्यूटी रजिस्ट्रार में कंप्लेन किया, अपील किया, डेप्यूटी रजिस्ट्रार इमीडिएट अपना एक ऑथराइज ऑफिसर भेजकर उनको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मतलब ऐसे जो ये पॉइंट्स है, जैसा कि समझो शेयर सर्टिफिकेट, आपका मीटिंग में मेंबरशिप मंजूर होने के बाद में विद इन 6 मंथ में आपने किसी भी हालत में शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर राउंड सील क्यों होना चाहिए, किसका ऑफिस बेरर का सिग्नेचर क्यों होना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी ने अगर किसी को मतलब अपॉइंट किया है कि स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेटी मेंबर सिग्नेचर करने के लिए, तो वो भी कर सकता है। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो 7 to 15 में है, और मेंबरशिप के बारे में जो जानकारी है आपको 60 to 21 में मिलेगी। उसके आगे क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स। अभी राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज में समझो मुझे सोसाइटी का मीटिंग है, मीटिंग का नोटिस मिलने का अधिकार है। एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस 14 डेज पहले मुझे मिलना चाहिए। कभी कभी आप लोग सभी नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों का कॉल हमें आता है, हम लोगों ने क्या किया है, मतलब क्या किया है, सोसाइटी का एनुअल जनरल मीटिंग का डेट फिक्स किया है, अच्छा एजेंडा इशू किया है, लेकिन ऑडिट नहीं होना सर आपका। अरे वो तो दे देंगे 2-4 दिन के बाद में वो करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, 40 डेज पहले ये करो। तो ये हमें मिलना चाहिए, ये मीटिंग का किसका राइट है, उसका मेंबर्स का राइट है, उसको मतलब देखना है, आपका हिसाब किताब, अकाउंटिंग, वाउचर्स, फाइल्स देखना है, स्पेसिफिक टाइम में वो देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहा, मतलब कोई बोल रहा है कि मुझे ये 10 साल का पैसा रिकॉर्ड और उसका ये पूरा झेरॉक्स कॉपी चाहिए, तो उसको झेरॉक्स कॉपी लेने के लिए बायलॉ नंबर 171 में पर पेज झेरॉक्स कॉपी का 5 रुपीज 10 रुपीज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया है, रेट दिया है। तो बायलॉ नंबर 171 के आधार पर उसके पास से पेमेंट लेने के बाद में आप दे सकते हैं। उसका फ्लैट ये यूज करने का मतलब अधिकार है, लेकिन बाकी लोगों को तकरीब देके लिए फ्लैट में रहने का अधिकार नहीं है। कल वैसा उसने सोचा कि मैं मेरे होटल में मतलब फ्लैट में बियर बार शुरू करूं, वो उसको अधिकार नहीं है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। रेंट के ऊपर देने के लिए क्या है, रेंट के ऊपर देते समय कम से कम उसका एग्रीमेंट देना चाहिए, एग्रीमेंट कॉपी। नया जो अभी 4 मई 2023 का जो सर्कुलर आया है, मैनेजमेंट कमेटी को ये किया है कि आपके पास कामकाज करने के लिए जो एम्प्लॉइज है, सब जो सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब लिफ्ट मैन है, जो बाकी घर में जो कामकाज करने के लिए आते हैं, उनका सबका आधार कार्ड मतलब ये लेके रखो, उनका नाम लेके रखो, उनका पैन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब उनको आई कार्ड दे दो, ये सब डिटेल्स आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे दी है। तो मतलब इसके बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए। तो राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे हमारे इसके अधिकार है सब जो मेंबर्स के, तो उसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य है। ये मेंबर को जब हम समझाएंगे, कभी कभी क्या होता है आपस में एक दूसरे को मतलब ईगो फैक्टर बन जाता है और एक दूसरे को पर्सनल लेवल के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम अगर चेयरमैन सेक्रेटरी के नाते से कामकाज कर रहे हैं और हम उनको अगर समझाएंगे कि भाई तेरा और मेरा, आपका और हमारा आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अगर ये पोस्ट के ऊपर हूं तो एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज इसी फॉर्मेट में मुझे ये कामकाज करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये मैं कहता हूं। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अब एक एग्जांपल है, बहुत बड़े हाई फाई सोसाइटी में तो हम लोग ऐसा देखते हैं, वो सोसाइटी के पास एग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं, मेंबर एग्रीमेंट की कॉपी देने जो बोलते हैं, तुम मेंबर बोलता है हम क्यों एग्रीमेंट की कॉपी देंगे, क्या उनको जरूरत है एग्रीमेंट की? अरे एग्रीमेंट की कॉपी सोसाइटी के पास अगर नहीं रहेगी तो सोसाइटी आई रजिस्टर जे रजिस्टर कैसा मेंटेन करेगी? आई रजिस्टर जे रजिस्टर मेंटेन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऑडिटर हर साल में वो रिमार्क ये करेगा, आपका आई रजिस्टर जे रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। इलेक्शन समझो लेना, इलेक्शन के लिए समझो आपको मेंबर्स लिस्ट बनाने, तो किस टाइप में मेंबर लिस्ट बनाएंगे? तो ये सब अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटी क्या है मेंबर की, ये मेंबर को आपको समझाने के लिए आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ सकते हैं, बायलॉज नंबर 22 to 44, उतना ही दिखाइए उनको कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी हुकूमत मैं नहीं चला रहा हूँ, ये एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज इट इज कंपल्सरी, इट इज एसेंशियल। आप ऐसे उनको समझा सकते हैं, और वैसा वो समझाने के बाद में वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, अरे बायलॉज में ऐसा लिखा है, नहीं ऐसा करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
ऑटोमेटिकली उनका कोऑपरेशन आपको मिलेगा, उनके तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब ये कामकाज करने के लिए आपको सुविधाजनक हो, इसके लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके साथ साथ में बायलॉ नंबर 35 to 62 नेक्स्ट पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज। जैसा कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि समझो रेंट के ऊपर देते समय हमने ये क्या करना चाहिए क्या नहीं है। उसके साथ साथ में जो ड्यूज, अभी समझो एनुअल जनरल मीटिंग ने आपका समझो डिसाइड किया है कि पर मंथ इतना ये तारीख डेट तक आपको ये देना है, तो वो देना जरूरी है। अगर उसके ऊपर ये नहीं हो सकता है तो 21% इंटरेस्ट ये सब मतलब हमारे राइट के साथ साथ हमारी ड्यूटी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है। हम सभी लोग सोसाइटी के मालिक है। कभी कभी कोई सोसाइटी में ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन आती है कि कभी कुछ सोसाइटी में सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर ये सोसाइटी को के मतलब खुद की प्रॉपर्टी समझते हैं, खुद को मालिक समझते हैं और बाकी मेंबर को तुच्छ समझते हैं। कोई सोसाइटी में ऐसा है सभी मेंबर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर को अपना घर का नौकर समझते हैं। रात को 12 बजे कॉल करेंगे, 1 बजे कॉल करेंगे, कुमार सर आपको चेयरमैन हमने बनाया ना और हमारा नहीं कामकाज करते क्या, फिर देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में कैसा आप चेयरमैन बनते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन इसको इजीली मतलब लेकर बायलॉज में क्या प्रोविजन है, एक्ट में क्या प्रोविजन है और हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना क्यों जरूरी है। कोई सोसाइटी में ऐसा होता है मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, मैनेजमेंट कमेटी समझो 100 मेंबर तक 11 मेंबर की मैनेजमेंट कमेटी है, उससे ज्यादा 13 मेंबर की, बराबर है। मैनेजमेंट कमेटी में 2 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, एक चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर का ग्रुप होता है, वो खुद को सत्ताधारी समझते हैं, चीफ मिनिस्टर ये हो, बाकी अपोजिट लीडर जैसा अधिवेशन में चलता है वो वैसा इधर ये करते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट कमेटी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी कुछ है क्या, नहीं है। कोई मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में क्वेश्चन पूछते हैं। अरे आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है, एनुअल जनरल मीटिंग में जनरल मेंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। आप तो 12 महीने उसमें है ना, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, और आपके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है क्या नहीं उधर। तो ये इसके बारे में लोगों को जानकारी होना जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज के बारे में आपके पास समय नहीं है, समय है क्या नहीं है। तो कैसा हम बायलॉ स्टडी करें, बायलॉ नंबर 45 to 62 के, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ जो है आप सभी लोग सभी महान लीडर हैं, मैंने पहले ही कहा कोऑपरेटिव सेक्टर चला रहे हैं आप बहुत महान कामकाज कर रहे हैं। ये मामूली कामकाज नहीं है। कोई कारपोरेटर बनने के लिए कोशिश करता है, कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर, उधर तो कुछ ना कुछ मिलता है, इधर तो सिर्फ गालियां ही मिलती है आपको, और दूसरा क्या मिलेगा, इधर गालियां ही मिलती है। हाँ वैसे गालियां मिलती है। और कभी कभी कोई इसकी वजह से क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों की गालियां खाने की क्षमता है वो सबसे बड़ा महान है और सबसे बड़ा पावरफुल लीडर है। और ये लीडरशिप की क्वालिटी, ये महानता की क्वालिटी पहले किसके पास थी, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो ऊंचाई पर हाई लेवल पर गए हैं ऐसे संत महात्मा के पास होती है। लेकिन संत महात्मा से भी ज्यादा पावरफुल आप है। क्यों? संत महात्मा तो अपना पर्सनल मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए ही तपस्या करते बैठे हैं, लेकिन आप ये सब परिवार आपका चला रहे हैं, आपकी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों का परिवार चला रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं और फिर भी आप हंसते हंसते मुस्कुराते आप सोसाइटी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके लिए आप महान हैं। आपके लिए जोरदार तालियां जोर से। अब फिर आपको ये महान बनाने के लिए आपको मतलब इसके लिए ये जरूरी क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप है करके समाज है, आप है करके सोसाइटी है। ये सोसाइटी चलेगी तब ये फेडरेशन मतलब एसोसिएशन चलेगा, ये एसोसिएशन जब भी चलेगा तब थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलेगा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग अलग सिटी की सोसाइटी चलेगी, तभी हमारा देश चलेगा। और ये जब सब चलेगा तब हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व चलेगा। उसके बगैर, आपके बगैर ये मुश्किल है। तो इसके लिए आप बहुत महान योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। मतलब आपके लिए अच्छे वर्ड बोलने वाला कोई है ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। कितना भी अच्छा काम करो, 10 काम में से 9 काम आपने अच्छा किया,
एक काम को लेट हुआ तो बोलता तूने ऐसा नहीं किया क्या, मैं देखता हूं क्या है। मतलब ये संयम आपके पास है, ये आप समय दे रहे हैं, बहुत महान कार्य है ये आपका। तो इसके लिए आप लोगों को फिर आगे इसी टाइप में कामकाज करने के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है आप, ऑफिस बेरर बराबर है, डे टू डे वर्किंग करने के समय बायलॉ नंबर 63-64 वेरी इंपॉर्टेंट। बायलॉ नंबर 63-64 क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें आप एक देख सकते हैं कि समझो आपके पास किसी का कंप्लेंट लेटर आ रहा है, या कोई ओरली आके आपके पास कंप्लेंट कर रहा है। ओरली कंप्लेंट करने के बाद में आप उसको समझा दीजिए कि भाई जो भी कुछ आपको कहना है वो ओरली मत ही करो, राइटिंग में दे। राइटिंग में लेना क्यों जरूरी है, चाहे आप चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा कामकाज करते हैं, लेकिन वक्त आने के बाद में आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आपको बचाने के लिए आएगा सिर्फ पेपर, सिर्फ पेपर बचाने के लिए आएगा, बाकी बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कोर्ट में चले जाते हैं केस, कोर्ट जज को पता है कि समझो आपने ये गुनाह नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर मर्डर का केस लगाया है, लेकिन आपके पास प्रूफ आना चाहिए, उनके सामने पेपर रिकॉर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो भी कंप्लेंट किसी का है, कहना क्या है, लेटर है, सजेशन लेटर, जो भी रिक्वेस्ट लेटर है, कुछ भी है, वो उनके पास से राइटिंग में ले लो। राइटिंग में लेने के बाद में पर्सनल लेवल पे, चाहे आप सेक्रेटरी चेयरमैन हो, सभी लोग आपका मानते हैं, आपने ये कहने के बाद में सब लोग आके सिग्नेचर करते हैं, फिर भी पर्सनल लेवल के ऊपर डिसीजन मत ले लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बायलॉज गाइडलाइन है। फिर कैसे कामकाज करो, पर मंथ मतलब महीने में कम से कम मैनेजमेंट कमेटी का एक बार मीटिंग होना चाहिए। ये कौन कहता है, एक्ट कहता है, बायलॉज कहता है। आपके पास लेटर आने के बाद में इमीडिएट जो आने वाली मीटिंग है, वो मीटिंग में वो पॉइंट ले लो, चाहे तो उसको एजेंडा में ले लो, उसके ऊपर उसके बारे में पूरा डिस्कस होने दो, उसका मिनट सही ढंग से लिखो। मैटर अगर सीरियस है, सब्जेक्ट अगर सीरियस है, तो खाली ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ, ऐसा करके ऐसा मतलब मत लिखो। मिनट्स लिखते समय डिस्कशन हुआ, समर्थन करने के लिए कितने लोगों ने ये किया है, विरोध करने के लिए कुछ 2-3 लोगों ने विरोध किया है, उनको भी मतलब नाम मेंशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं उसमें मिनट्स में लिखो उनका नाम, क्या क्या उन्होंने लिखा, ये बोला है, ये लिखो सब उसमें। और उसके बाद में रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ तो यूनानिमसली लिखो, मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर पास हुआ है तो मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर लिखो। उसके लिए प्रपोजल सेकेंडर का नाम लिखो, अगर पॉइंट सीरियस है तो हो सके तो प्रपोजल सेकेंडर का सिग्नेचर ले लो। कभी कभी क्या हो जाता है, मैं अपना रिजोल्यूशन लिख के देता हूं एनुअल जनरल मीटिंग में, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में लास्ट ईयर का जो मिनट्स है वो अप्रूव करने के लिए मैं जब पढ़ रहा था, मैंने ये तय नहीं क्या किया था, मेरे साथ में काले साहब है ना, काले साहब तो मेरे नाम से चलते हैं, तो मैंने प्रपोजल का नाम काले साहब का था, वो सेकेंडर का नाम अशोक सर का था। नेक्स्ट ईयर में जब ये चल रहा था, उन्होंने जब देखा तो काले साहब बोलते हैं मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, ये प्रपोजल नाम मेरा क्यों लिखा है, आया तकलीफ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप में मतलब अगर सीरियस है तो उसी टाइप में सिग्नेचर ले लो। तो इसी टाइप में ये कामकाज हम लोग करना चाहिए। कितने दिन में हमारे पास वो सब जो मीटिंग होने के बाद में कितने दिन में, अगर किसी का राइटिंग में आया तो कितने दिन में हम लोगों ने उनको लेटर देना चाहिए। नहीं देगा तो क्या होता है, सब जो लेटर सब जो आया है उसके साथ में पूरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसके बगैर हम क्लियर पिक्चर नहीं कर सकते या डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें अगर कुछ रिक्वायर है डॉक्यूमेंट उनके पास से, आप राइटिंग में उनको दे सकते हैं। कितना दिन में ये कंप्लीट करना चाहिए, ये सब कुछ प्रोसीजर, उसके बारे में आपको बायलॉ नंबर 63-64 में आपको पूरे गाइडलाइंस आपको ये मिलेगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट कभी कभी क्या होता है कि हम अरे दे देंगे उसको क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई बंदा हमारा ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहेगा तो हमारी कंप्लेंट डायरेक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास करते हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद में वो देखेंगे कि आपने मीटिंग लिया था क्या, लिया था, हाँ, तो उसमें ऐसा ऐसा हुआ क्या, नहीं, तो इतना दिन में आपने उनको ये देना चाहिए था, ऐसा बायलॉज में लिखा है, तो आपने नहीं किया तो फिर आपके ऊपर मतलब आप दोषी है। तो ये हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स आपके इसमें नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको वो 63-64 मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स के लिए मतलब ऑफिस बेरर के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसका स्टडी आप करेंगे तो जितना आप एक बार बायलॉज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं,
लेकिन आप तो इतना पढ़ने लायक है और इसका मतलब वो फायदा ये आपका बेनिफिट आपको ये इसमें मिलेगा, आपके सोसाइटी के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपके दूसरे सोसाइटी, आपके मेंबर्स की या फ्रेंड्स की सोसाइटी, कोई रिलेटिव की सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में भी जाके इसके बारे में आप गाइडेंस दे सकते हैं। इसके लिए आप बायलॉ नंबर 63-64 एज ए मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, ऑफिस बेरर के नाते से आप जो अच्छा कामकाज करना चाहते हैं, सेफ कामकाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका स्टडी करना आपको जरूरी है। उसके बाद में लेवी चार्जेस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग टाइप का हमको कंट्रीब्यूशन लेते हैं, सर्विस चार्जेस कब सा होना चाहिए, उसका ब्रेकअप कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना डिटेल्स उसमें दिया है कि वो आपको कहाँ भी दूसरे किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम छोटी मोटी चीजों के लिए लीगल एडवाइजर के पास जाते हैं, लीगल एडवाइजर तो उनका चार्जेस लेने के बाद में ही आपको ओपिनियन दे देंगे, बराबर है। किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ेगा, कभी कभी उनके जो ओपिनियन दिए जाते हैं वो भी गलत निकलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जरूरी है कि हमारा बायलॉज क्या कहता है, वो जब हमें दे देंगे ना कुछ राइटिंग में, तो वो बायलॉज पढ़ के ही दे देंगे। एडवोकेट है तो बायलॉज ही पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है बायलॉज ही पढ़ना चाहिए, कोई एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट है, उसको बायलॉज पढ़ के देना चाहिए। डिप्टी रजिस्टर ऑफिस में डिसीजन लेना है, बायलॉज पढ़ के देना चाहिए। अगर किसी का समझो पॉइंट का बायलॉज में गाइडलाइन क्लियर कट नहीं मिलता है तो वो एक्ट में जाएगा। उसके बारे में अगर स्पेसिफिकली कुछ सर्कुलर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन ऑफिस की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, उसके बाद में तो वो बाई चांस उसमें हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बायलॉज के आधार पर ही हमें चलना चाहिए। तो उसके बारे में ये जो बायलॉज नंबर 65 to 71 लेवी चार्जेस का डिटेल्स, आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना ही पार्ट पढ़ो। हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यह है कि आप ये जो एज में है, आप स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कम से कम समय में आपको ये आपके सवालों का जवाब मिलना चाहिए, आपको परिपूर्ण बनाना, आपको सक्षम बनाना, ये आज के एजुकेशन का ट्रेनिंग का उद्देश्य है। तो कम से कम समय में आपको ये आपका मतलब सवालों का जवाब आप कैसा ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए मैं हम लोगों ने वो अलग अलग पार्ट बनाए हैं, उतना ही आप पढ़ो, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उसके बाद में आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में बायलॉज नंबर 72 to 84 आता है। अभी समझो 72 to 84 में क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मतलब क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, बराबर है। सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या हुआ, उसको कानून के आधार पर लीगल म्हणजे कायदेशीर अस्तित्व त्या सोसायटीला मिळालं, कानून के आधार पर एक अस्तित्व मिला उसको। उसका प्रमाण क्या है कि समझो हमें ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ हमारे सोसाइटी की तरफ से लेटर देना है, तो हम मतलब ओरली जाके हम कह सकते हैं क्या, खाली सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं क्या, नहीं। तो कहा हमें लेटर हेड होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। वो लेटर हेड के ऊपर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो सोसाइटी का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट है, एड्रेस है, उसी के आधार पर हम लेटर हेड बना दें। अभी मैं आपके पास आके बैठा आपके सोसाइटी में, 2-4 लेटर हेड मैंने ले लिया, मेरे जिम्मे डाल दिए और मैं उधर जाके कुछ तो भी टाइप करके मेरा सिग्नेचर करके दे दिया ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो ऑथोराइज लेटर है क्या वो सोसाइटी का, नहीं है। क्यों नहीं है, कानून के आधार पर ऐसा है कि आपके सोसाइटी का राउंड सील उसके ऊपर है क्या, नहीं है। ऑफिस बेरर का सील है क्या, उसके ऊपर नहीं है। ऑफिस बेरर के सिग्नेचर उसके ऊपर है क्या, नहीं है। तो ये अस्तित्व दिखाने वाले आपके सोसाइटी का रजिस्टर कानून के आधार पर अस्तित्व दिखाने के लिए इसके बारे में जो कुछ गाइडलाइंस है ये इसमें वहां से आपको मिलेगी। उसके साथ साथ में बायलॉ नंबर 72 to 84 तक मत जाइए, 72 to 77 तक ही सीमित रहिए। उसके साथ साथ में क्या है, 76 इंपॉर्टेंट क्या है, 76 स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में मतलब क्या है कि हमारा जैसा एज जैसा बढ़ते जाता है तो कुछ ना कुछ हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बीमारी हमारे पीछे लगती है। 76 क्या कहता है कि आपके सोसाइटी का बिल्डिंग का जैसा जैसा लाइफ बढ़ेगा, तो लाइफ बढ़ने के बाद में हमारे ये बिल्डिंग की क्या पोजीशन है, ये पोजीशन हम लोग सभी लोग नहीं जानते, हम सब उसमें सभी एक्सपर्ट नहीं है ना, उसमें वो अलग तो ये है। तो उसमें जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से हमारे बिल्डिंग में क्या एक्चुअली पोजीशन है, तो उनके तरफ से वो प्रमाणित करके सर्टिफाइड करके लेना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे करना चाहिए, 15 साल में समझो बिल्डिंग होने के बाद में
3 साल में एक बार, बराबर है। 30 साल होने के बाद में 5 साल में एक बार, बराबर है कि नहीं। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट किससे करवा सकते हैं, जैसा आपके सोसाइटी का सब जो अभी ऑडिट होता है, जनरल जो ऑडिट होता है, वो ऑडिट किससे करते हैं, ऑडिटर पैनल के ऊपर जिसका नाम है उसके तरफ से कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। उसी टाइप को स्ट्रक्चरल ऑडिट, समझो हम अगर थाने एरिया में रहते, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पैनल है, वो पैनल में जिनका नाम है उनकी तरफ से आप सर्टिफाइड करके ले सकते हैं। इसी टाइप में ये करना चाहिए। इसी टाइप में जो गाइडलाइंस है 72 टू 77 तक। अभी 78 टू 84 ये जो नेक्स्ट है वो पार्किंग की समस्या के बारे में। अभी सच में अगर कह दिया जाए तो 78 टू 84 ये किससे रिलेटेड है, पार्किंग। लेकिन पार्किंग के बारे में 100% हम लोगों सेटिस्फाइड हो सके ऐसा गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है। हिरानंदानी में जब भी प्रोग्राम चल रहा था तब तो उसके बारे में भाई बोलने की पहले उधर के मेरे को लोग बोले अरे इधर वो पार्किंग के समस्या के बारे में बोलो ये मत, नहीं तो बहुत सारे ये आ जाएगा। 70 to 84 क्लियर कट है, लेकिन करेंगे क्या, नहीं है गाइडलाइन। जो आज की तारीख में जो बायलॉज कहता है उसके आधार पर हमें हमारी पॉलिसी डिसाइड करके वो काज करना है। ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। ये सोसाइटी छोड़ के कहां भी गए तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम दूसरे सोसाइटी में। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही उपाय है, क्या है, बायलॉज। बायलॉज में प्रोविजन क्या है, बायलॉज क्या कहता है उसके आधार पर चलो। समझो बाय चांस बायलॉज में चेंज होगा, जो नया बायलॉज है उस टाइप को जो बायलॉज रहेगा उसी के आधार पर चलेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास का आज का जो बायलॉज क्या कहता है उसी के आधार पर हमें चलना जरूरी है। तो 78 टू 84 में क्या है, आपके एनुअल जनरल मीटिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं और उसके आधार पर आप चलो, उतना ही, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अभी उससे आगे आगे कि जैसा यहाँ कुमार सर के तरफ से अलग अलग पॉइंट के ऊपर इसके आगे भी ये प्रोग्राम होने वाले हैं। सब जो कन्वेंस के बारे में, 101 के बारे में, ये जो सब्जेक्ट है सीरियस मैटर्स है उसके लिए सेपरेट अलग अलग प्रोग्राम आपके लिए यहाँ ले रहे हैं। मतलब हमारे जो परिसर में जितने भी सोसाइटी है वो सोसाइटी के भी मेंबर्स लोगों को और ऑफिस बेरर को सबको अवेयरनेस, उसकी पूरी जानकारी एक्चुअली क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके पूरे डिटेल्स उसके बारे में जानकारी लोगों को होना चाहिए। इसके लिए एसोसिएशन की तरफ से इससे आगे भी अलग अलग टाइप के प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो आज भले ये सभी पॉइंट्स अपन इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शुरू में क्या है, बेसिकली हमें अगर बायलॉज का पता नहीं तो फिर आगे क्या करेंगे। तो पहले बेस क्या है, सबका बायलॉज है। तो बायलॉज पढ़ना शुरू करो, बायलॉज का स्टडी शुरू करो। आज का एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है आपको किसी भी हालत में बायलॉज पढ़ना है, बायलॉज स्टडी करना है। लेकिन आपकी तकलीफ मैं समझता हूं, आपके पास समय नहीं है, तो इसीलिए कम से कम समय में आपका जो पॉइंट्स, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसका जवाब, उसके गाइडलाइन, उसके प्रोविजन बायलॉज में हमें कहां मिलेंगे, उतना ही बायलॉज आप पढ़ के आपका काम चला सकते हैं। तो 78 टू 84 इसके बारे में, मतलब पार्किंग ये कंप्लीट हुआ पार्ट, बराबर है। अब ये नेक्स्ट पार्ट आता है। पहले मैंने क्या कहा, बेसिक ये जो है पार्ट नंबर 1 to 6, फंड्स बायलॉज नंबर 7 to 15, मेंबरशिप 16 to 21, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स 22 to 44, रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटी 45 to 62, 63, 64 मैनेजमेंट कमिटी स्पेसिफिकली ऑफिस बेरर के लिए डे टू डे वर्किंग के लिए, 65 to 71 लिविंग चार्जेस ऑफ सोसाइटी, बराबर है। 72 to 77 इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारा जो अस्तित्व दिखाने के जो सिंबल्स है उसके बारे में, उसके साथ साथ में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट का इंपॉर्टेंट है 76 है। 78 to 84 पार्किंग के बारे में। अभी हम लोग आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड कौन करता है, ऑडिटर, बराबर है। किस बेस के ऊपर ऑडिट हो जाता है, पहले तो वहां आने के बाद में ऑडिटर आपके पास आने के बाद में क्या पूछते हैं, आपके आई रजिस्टर जे रजिस्टर दिखाओ, ठीक है, आई रजिस्टर जे रजिस्टर ओके है, आपने कितनी मीटिंग लिया, 12 मीटिंग लिया क्या, लिया, तो मीटिंग का मिनट्स किधर है, बराबर है कि नहीं। मतलब 12 मीटिंग का मिनट्स, 12 नहीं, कोई कोई सोसाइटी कहती है
उनके मैनेजमेंट कमेटी मेंबर कहते हैं कि हर हफ्ते में, हर वीक में हम लोग मिलते हैं और हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग की कोई कमी नहीं हमारे पास। लेकिन मिनट्स ही नहीं लिखा, मिनट्स लिखना जरूरी है मीटिंग, बराबर है। इसके साथ साथ में एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर के पहले लेना जरूरी है, बराबर है। उसके साथ साथ में जब कभी समझो सीरियस कामकाज करना है सोसाइटी का और डिसीजन समझो लेना है, जो डिसीजन लेना है वो मैनेजमेंट कमेटी के अधिकार कक्षा के बाहर है। समझो फॉर एग्जांपल 56 मेंबर की हमारी एक सोसाइटी, 56 मेंबर की सोसाइटी के बिल्डिंग का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ कामकाज करना है। मैनेजमेंट कमेटी अप टू 1 लाख रुपीस उनके अधिकारों में कामकाज कर सकती है। 1 लाख रुपीस से ज्यादा कामकाज करना है, सभी लोग हमारे मतलब हितचिंतक नहीं होते, कोई ना कोई हमें पॉइंट में पकड़ना चाहता है, कोई ना कोई हमारा ज्यादा क्लोज फ्रेंड हर एक सोसाइटी में एक दो तो मिलेगा ही। तो इनका भी मतलब उनका थैंक्स कह के उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रायर अप्रैल शुड बी टेकन। अगर ऐसा बायलॉज कहता है तो एनुअल जनरल मीटिंग अगर हमारी सितंबर में होने वाली है, वहां तक हम रुक नहीं सकते, मार्च अप्रैल में कामकाज करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। स्पेशल जनरल मीटिंग कैसे कॉल करना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग का मिनट्स कैसे होना चाहिए, उसका एजेंडा कैसे होना चाहिए, कितने दिन की नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग की होना चाहिए, स्पेशल जनरल मीटिंग की नोटिस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। स्पेशल जनरल मीटिंग फॉर एग्जांपल, स्पेशल जनरल मीटिंग में एजेंडा के ऊपर जो पॉइंट है उसके से ज्यादा दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते और डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ये सब इसके बारे में लोगों को जानकारी होना जरूरी है। अगर हम लोगों को जानकारी है तो हम लोग समझा सकते हैं। बाई चांस हमारे में मैनेजमेंट कमेटी में 2 ग्रुप है तो स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल कुछ करने का किसको अधिकार है, कौन कभी कॉल कर सकता है। अगर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे तो कैसे, उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, चेयरमैन कॉल कर सकते हैं क्या, सेक्रेटरी कॉल कर सकते हैं क्या। कभी कभी चेयरमैन सेक्रेटरी एक दूसरे का अपोजिशन में है तो वैसे इसमें सिचुएशन में क्या कामकाज करना चाहिए। मेंबर्स लोगों ने कभी अगर एप्लीकेशन दे दिया कि स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करो तो कॉल कितने दिन में कैसे करना चाहिए, कितने मेंबर लोगों का उसके लिए सिग्नेचर होना जरूरी है। समझो सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी नहीं मानती है तो कौन से सिचुएशन में हम फेडरेशन के पास जा सकते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, उसका मिनट्स कैसे लिखना है, क्या है ये, इसके बारे में मतलब मीटिंग्स ये शब्द आपके सामने आया तो आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मीटिंग के बारे में कहाँ गाइडलाइन हमें की मिलेगी, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब के बारे में बायलॉज में आपको बायलॉज नंबर 85 to 109 मीटिंग के बारे में, बाकी बायलॉज कुछ देखने की जरूरत नहीं। 85 to 109 देखो मीटिंग के बारे में, बस सभी पूरा मीटिंग उसमें आ गया। मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग आया, स्पेशल जनरल मीटिंग आया, एनुअल जनरल मीटिंग आया। इतना ही नहीं, अगर कोई सोसाइटी नए रजिस्टर्ड हुआ है तो नए रजिस्टर्ड होने के बाद में कितने दिन में फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग लेना चाहिए, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, इतने दिन में नहीं लेगा तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के रिप्रेजेंटेटिव भी कभी आ सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल, इसके बाहर तो हमें कुछ कामकाज करना ही है। हम लोग जो कामकाज कर रहे हैं इसमें आधारित ही हमें कामकाज करना है। एक्ट के प्रोविजन क्या है, एक्ट में से ही बायलॉज आया है और बायलॉज के प्रोविजन के आधार पर ये हमें कामकाज करना है। ये मतलब ये ऐसा है कि बायलॉज में जिसकी गाइडलाइंस हमें नहीं मिलेगी फिर हम एक्ट के पास जा सकते हैं। एक्ट बायलॉज एक्ट को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, एक्ट में डिटेल ये मिलेगा लेकिन बायलॉज एक्ट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो पहले तो हम बायलॉज का तो स्टडी करेंगे कम से कम, तो बायलॉज के आधार पर हमें चलना है। तो इसके लिए मीटिंग के बारे में अगर हमको डिटेल नॉलेज चाहिए तो बायलॉज नंबर 85 to 109 85 to 109 हमारी सब लोगों की पुरानी सोसाइटी है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग का जो है वो चैप्टर छोड़ दो, उसमें 2-4 बायलॉज नंबर है उसको छोड़ दो। स्पेशल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बारे में डिटेल आप स्टडी करो, ऑटोमेटिकली आपको मतलब आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा और आपके एक अलग कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि आप बाकी लोगों को भी उसके बारे में समझा सकते हैं। तो मीटिंग के बारे में बायलॉज नंबर 85 to 109। उसके आगे मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, यहां तक तो हम आ गए।
बराबर है। मैनेजमेंट कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, इसके बारे में डिटेल नॉलेज, पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायलॉज नंबर 110 to 140, बायलॉज नंबर 110 ते बायलॉज नंबर 140, कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी, इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा। तो ये बायलॉज का ये जो 110 to 140 क्या है, उसमें हम जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी जो अपने कामकाज करती है, उनको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, एक्चुअली एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ से। ये इलेक्शन का प्रोसीजर तो अभी अभी आया। एक जमाना तो ऐसा था कि एनुअल जनरल मीटिंग में हम डिसाइड करते थे, आप चेयरमैन, ये सेक्रेटरी, ये ट्रेजरर और ये मैनेजमेंट कमेटी में, बराबर है, क्योंकि एक्ट में कहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग इज द सुप्रीम, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम है। लेकिन है एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग ऐसा पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकती, ऐसा डिसीजन नहीं पास कर सकती, ऐसा रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकती है जो एक्ट को और बायलॉज को क्रॉस करे। एक्ट को क्रॉस करने का अधिकार हम लोग अगर भारत देश में रहते, इंडिया में रहते, तो भारत के कानून तो हमें मानना ही पड़ेगा। कल अगर हम लोग कहने लगे हम भारत में रहते लेकिन हमें ये भारत के कानून मानने की जरूरत नहीं है, इंडिया के कानून को हम नहीं मानेंगे, क्या करना क्या है, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंदर हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुए, तो ये एक्ट के बारे में जो प्रोविजन है उसको तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के आधार पर हम लोगों को चलना है। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के मतलब जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर में जो भी सब पूरा डे टू डे कामकाज करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन ये करते हैं, तो उसका रिपोर्ट हम एनुअल जनरल मीटिंग में ही सबमिट करते हैं ना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और हमारे पूरे साल का जो कार्यकाल हुआ है, जो उसमें जो कुछ हमने कामकाज किया है उसका रिपोर्ट हमारा अहवाल वो सब हम सबमिट करते हैं। उसका उद्देश्य है तो 110 ये कहता है कि ये जो आपको अधिकार प्राप्त हुए हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ से हुए। अभी उसके साथ साथ में एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार मिला, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी समझो ये जो फंड आपके पास आता है वो कलेक्ट कौन करती है, मैनेजमेंट कमेटी फंड कलेक्ट करती है। तो कलेक्ट करने के बाद में ये फंड का अकाउंट कहां ओपन करना चाहिए, कौन अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके बारे में गाइडलाइंस आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कौन से बैंक में, अभी जैसा कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम जब भी पहला प्रपोजल डेप्यूटी रजिस्ट्रार में सबमिट करते हैं तो वहां क्या कहते हैं, पहला आपका अकाउंट वहां की एरिया का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ही ओपन करो। सहकार अंतर्गत सहकार, एक दूसरे को सहकार्य करना ये जरूरी है। जैसा कि हमारा बायलॉज में एफिलिएशन कहता है, इसके लिए फेडरेशन का मेंबर होना जरूरी है, कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब अकाउंट वहां ओपन करना जरूरी है। तो वहां ये अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा, किस टाइप में, किसका सिग्नेचर जरूरी है, किसका सिग्नेचर मतलब तीनों में से 2 लोगों का चलता है क्या, कौन कौन 3 लोग रहेंगे, उसके बारे में गाइडेंस बनेगा। उसके साथ साथ में नेक्स्ट क्या आता है, हमारी सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी कितने लोगों की रहेगी, अप टू 100 मेंबर्स की जो सोसाइटी है, 11 मेंबर का मैनेजमेंट कमेटी रहेगा, अप टू 230 लोगों का मैनेजमेंट कमेटी रहेगा, उससे ज्यादा 50, उससे ज्यादा 70, उससे ज्यादा 90, राइट। अभी ये जो 11 मेंबर का जो बाइफर्केशन कैसा है, ये 11 मेंबर में से 6 फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ये चंदन शिव नहीं कहता है, चंदन शिव के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत रखो, बायलॉज निकाल के देखो, वो बायलॉज में लिखा है 6 फ्रॉम ओपन कैटेगरी, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लेडीज, 1 seat is reserved for SC ST, 1 seat is reserved for OBC and 1 seat is reserved for BJ and SBC। कौन कहता है, चंदन शिव नहीं, बायलॉज कहता है। 30 लोगों का उसमें क्या रहेगा, तो कैसा, ये रिजर्व कैटेगरी के जो 5 सीट है वो 5 वैसे रहेंगे, लेकिन ओपन कैटेगरी के जो 6 सीट है उससे ज्यादा 8 हो जाएंगे, उससे ज्यादा मेंबर बढ़ गए हैं तो 8 के 10 हो जाएंगे, उससे ज्यादा मेंबर है तो 10 के 12 हो जाएंगे, 12 से ज्यादा मतलब 14 हो जाएंगे, मतलब 90 मेंबर का ये इस टाइप में ये होना चाहिए। तो उसका ये बायलॉज में है सब कुछ। हमारी सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स बनने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन क्वालिफाइड है, कौन डिसक्वालिफाइड है, उसके बारे में ये बायलॉज में गाइडलाइंस है। कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, बायलॉज में गाइडलाइंस है। कौन मैनेजमेंट कमेटी में कामकाज नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, समझो डिफॉल्टर मेंबर
मैनेजमेंट कमेटी में कामकाज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे एक कारण है, वजह है। समझो मैं चेयरमैन हूँ और 1 साल से मैंने मेरा मेंटेनेंस नहीं भरा और मैं बाकी लोगों को लेटर दे रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, अरे भाइयों अपने अपने जो ड्यूज है वो क्लियर करो, हमारी सोसाइटी का कामकाज कैसे चलेगा? लोग कहेंगे पहले आपके नीचे क्या है वो देखो, फिर आपको समझाओ। तो मतलब मैनेजमेंट कमेटी में जो ऑफिस बेरर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर जो कामकाज कर रहे हैं वो हमारे लीडर है। हमारे लीडर, हमारी सोसाइटी हमसे अपेक्षित करती है कि लीडर कैसे चारित्र्य संपन्न होना चाहिए। भले चारित्र्य संपन्न नहीं, लेकिन कम से कम ड्यूज पेड करने वाले तो होना चाहिए। मतलब ये अगर खुद ही बाय डिफॉल्ट हो तो मैं बाकी लोगों को क्या समझाऊं और बाकी लोग क्या मानेंगे? तो इसके लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं वहां समझो कुछ ऐसा मेरा बिजनेस है, सेल परचेस का ये लाइसेंस बिजनेस ये है, तो समझो ये क्या हो जाता है, मैं ही अगर चेयरमैन बन गया तो मेरा सोसाइटी का फ्लैट किसी को बेचना है, किसी को लेना है, तो उसमें से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं? कुछ उसमें रहेगा। एक सोसाइटी में इलेक्शन लेने के लिए गए कोलसेट में, वो गवर्नर का फोटो दिखा के लेके आए मेरे पास। मैं गवर्नर के साथ में हमेशा रहता हूँ, लेकिन उनका वो सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट है। वो सोसाइटी में रहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट कमेटी में आना है, कैसा नहीं लेते? मैंने बोला आपका कॉन्ट्रैक्ट है इधर, ऐसा आप नहीं आ सकते। मैं वहां तक जाता हूँ डेपुटर के साथ, ठीक है जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बायलॉज में है, पहले उधर जाइए, लेकिन उसके पहले ये बायलॉज देखिए। मैंने उनको बुलाया, टेबल के ऊपर बिठाया और बायलॉज के समझाने के बाद में एक एक्सपर्ट हमारे दूसरे दोस्त एडवोकेट के पास भी चले गए। वो एडवोकेट ने भी बोला ओ आप बाकी लोगों के बारे में ये करो, लेकिन चंदू साहब ऐसा कभी गलत नहीं करेंगे जो बायलॉज में उसके आधार पर से। तो मतलब आपसे हमारा दुश्मनी थोड़ा ही है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। एक जगह पे बायलॉज में ऐसा गाइडलाइन दिया है, अगर बाय चांस मेरे से रिलेटेड कुछ, अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ पॉइंट सब्जेक्ट वहां वो मीटिंग में आ रहा है और उसके बारे में रिजोल्यूशन क्या करना है, डिसीजन लेना है, तो मैं नैतिक अधिष्ठान समझ के, मॉरलिटी समझ के वो मीटिंग में मैं नहीं रहना चाहिए। ये कोऑपरेटिव एक्ट मतलब अपेक्षित करता है, क्योंकि क्या है सबका भला। ये कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है, समानता। क्योंकि किसी के पास अगर समझो 10 फ्लैट है, ये 56 मेंबर की सोसाइटी में, उसको 10 वोट देने का अधिकार नहीं है, एक ही वोट है। समानता है, इक्वालिटी है। मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, मैं पीएचडी हूं और आप अनपढ़ है, तो मैं पीएचडी हूं इसकी वजह से हमेशा तो मैं ही चेयरमैन बन गया, ऐसा नहीं है। मुझे 10 वोट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे गुणवान हो, धनवान हो, कैसा भी हो, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको जीने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए कोऑपरेट करो, रिस्पेक्ट दे दो, उसको साथ में ले लो। ये महान संदेश लेकर कोऑपरेटिव मूवमेंट कामकाज करती है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में ये ज्यादा से ज्यादा है। मतलब ये जो मैंने कहा पहले कि मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर कामकाज करता है, इसमें हमारी ह्यूमैनिटी ये करना जरूरी है। उसको ये रखने के लिए हम लोगों को मतलब समान अधिकार दिए हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे दो। मतलब इसी टाइप में 1102 1 मतलब 14 तक 140 तक हम लोग आएंगे। तो मतलब उसमें क्या है, अभी आगे आगे जब ये आएंगे, मैनेजमेंट कमेटी में आपस में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, फंस गया तो फंसने दो ना चेयरमैन को ही, अटक गए तो अंतिम में दो चेयरमैन को, सेक्रेटरी को ड्रेस दो, हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन बायलॉज नंबर 138, बायलॉज नंबर 139 एंड बायलॉज नंबर 140, मैनेजमेंट कमेटी की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी क्या है, कौन से एक्ट के आधार पर, कौन से बायलॉज के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं, पूरा डिटेल नॉलेज बायलॉज नंबर 138, 139, 140। एक्चुअली चेयरमैन का पोजीशन जरा थोड़ा सा है इसमें। चेयरमैन का पोजीशन कैसा है कि हमारे देश में जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब, मतलब जब राष्ट्रपति को इतना ये जाना ये करने की जरूरत नहीं, बराबर है कि नहीं। स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर का मतलब आराम से कामकाज चलता है, मतलब सुपरविजन करने का सोसाइटी के ऊपर। लेकिन सेक्रेटरी का कामकाज कैसा है, जैसा ज्यादा से ज्यादा गालियां सुनने का मतलब कामकाज कितना होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा गालियां सेंट्रल लेवल पे एक तो पीएम को देते हैं, तो स्टेट लेवल के ऊपर सीएम को देते हैं।
उसी टाइप के सेक्रेटरी को ज्यादा लोग ये करते हैं हमेशा। लेकिन अगर सेक्रेटरी भी काम नहीं मतलब पूरी ढंग से कामकाज नहीं कर सकता, वो उन्हें कैसे कामकाज करना चाहिए, वो सुप्रीम अधिकार वो यूज करने का मतलब यूटिलाइज करने का अधिकार चेयरमैन साहब को है। तो चेयरमैन के अधिकार का है, सेक्रेटरी ने किस टाइप में कैसा कामकाज करना चाहिए पूरा उसके बारे में 138, 139 एंड 140 आप वायलॉज निकाल के देखो। एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद में कोई अगर बोल रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, आप उसको समझा देखते, ये देख सेक्रेटरी का कामकाज क्या है, ये बायलॉज का, चेयरमैन का क्या है, ये इसके बारे में आप डिटेल समझो। एक दूसरे के बीच में जो आपके अंदर एक दूसरे के साथ में जो कुछ पॉइंट होते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए आप उनको समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है, इसके लिए आपको बायलॉज स्टडी करना है। मतलब मैनेजमेंट के बारे में आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। आपको क्या करना है, बायलॉज नंबर 110 to 140। बोर हो रहे हैं क्या आप, नहीं ना। उसके आगे हमारी सोसाइटी का जो कामकाज चल रहा है, ये कामकाज जो चल रहा है तो उसका कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कोई भी आता है अचानक वो ऑडिटर आ जाए, ये रिमार्क मार देता है, वो रिमार्क मार देता है। ऑडिटर से पावरफुल हम लोगों को बनना है, ये बनना है आपको, आपका अधिकार है, क्योंकि आप इस सोसाइटी के मालिक हैं, देश के महान नागरिक है। प्राइम मिनिस्टर को आप बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर को आप बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर आपके एम्प्लॉइज है, सबके मालिक आप है, आप सोसाइटी के मालिक आप है। ऑडिटर आएगा तो भी ऑडिटर को समझाने की ताकत, अधिकार आपके पास है, लेकिन उसके लिए क्या है, वो प्रूव करने के लिए वो रिकॉर्ड आपका क्लियर करने के लिए कौन सा रिकॉर्ड होना चाहिए। बायलॉज नंबर 141, 142 देखो। हमारे हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, अचानक किसी ने मुझे बनाया, क्या बनाया, आप चेयरमैन बन जाओ। अरे मुझे तो कुछ पता नहीं, डरो मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बायलॉज नंबर 141, 142 निकालो, उसमें जो लिस्ट दिया है, कौन से रजिस्टर होने चाहिए, कैसी टाइप की फाइल होनी चाहिए, नाम दिए है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, ये रजिस्टर, उतना ही बायलॉज नंबर 141, 142 का लिस्ट लेने का चाहिए। तो वो बायलॉज को कॉपी लेके जाने, वो फेडरेशन के ऑफिस में जाओ, उनके सामने रखो, ये 141, 142 में जो लिस्ट दिया है, इतना बुक्स मेरे को दे दो, और फाइल वाले के पास बोलो उतना फाइल मेरे को दे दो। वो फाइल लेके आइए, जैसा जैसा वो फाइल में सब्जेक्ट लिखा है, वो फाइल के ऊपर नाम लिखो, उसी का करस्पॉन्डेंस उसमें रख के चलते चलो, आपका काम शुरू। ऑडिटर आने के बाद में भी आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। ऑडिट करना मतलब कैसे ऑडिट करना है, एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने दिन में कैसा क्या करना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे तो क्या रहता है, पहले तो सोसाइटी का नाम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से साल का ऑडिट हो रहा है, कितने मेंबर्स है, बराबर है कि नहीं, आई रजिस्टर कंप्लीट है क्या नहीं, उसका रिमार्क यस और नो रहेगा, जे रजिस्टर कंप्लीट है क्या नहीं, बाकी नॉमिनेशन रजिस्टर लिखा है क्या नहीं, ये ऐसे पॉइंट रहते हैं ना। मतलब ये इसी टाइप में, मैं इलेक्शन हुआ है क्या, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिया है क्या, मैनेजमेंट कमेटी ऑफिस बेरर के नाम कितने हैं, कितने फ्लैट ट्रांसफर हुए हैं, मतलब एक्ट और बायलॉज के जो प्रोविजन है उसी के आधार पर आपके सोसाइटी का कामकाज चल रहा है क्या नहीं, ये सर्टिफाइड करके देना इतना ही सीमित अधिकार ऑडिटर का है, इससे ज्यादा ऑडिटर भी कुछ नहीं। और इसके लिए समझो आपके सोसाइटी का कोई अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, तो आप अगर आपके सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी है, जैसा कि एक अकाउंटिंग में क्या है कि अगर समझो एक साल में, समझो ये करंट ईयर समझो चल रहा है 22-23, तो 23 में समझो 5 लाख रुपीस हमें कलेक्शन हुआ, और उसमें से 4,50,000 रुपीस हमारा एक्सपेंसेस हुआ, तो 50,000 रुपीस बच गए। 50,000 रुपीस क्या है, सरप्लस अमाउंट। एक्चुअली इधर जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ये साल में हमारा प्रॉफिट हुआ, बराबर है करें, तो 25% ऑफ दैट सरप्लस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ये सब पॉइंट्स हम लोगों को पता नहीं। ऑडिटर लोगों के पास इतना मतलब है, वो स्पेसिफिक समय में उनको 100 सोसाइटी का, 50 सोसाइटी का, 200 सोसाइटी का ऑडिट करना है, वो तो फटाफट रिपोर्ट मारते हैं, देते हैं आपको। लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो मतलब हमारी सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड हमारा अपडेट होना चाहिए क्या नहीं, और कौन से रिकॉर्ड ये होना चाहिए, उसके बारे में आप हाईलाइट करके रखो। बायलॉज नंबर 141, 142 है। उसके साथ साथ में आगे अभी ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ये जो जिम्मेदारी है,
वो किसकी जिम्मेदारी है? ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी मतलब सेक्रेटरी की है, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों को मतलब सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है तो सेक्रेटरी को ही जाने दो, फांसी के ऊपर लटकाने दो और हम लोग साइलेंस से बाजी में बैठ के रहेंगे, ये भी ऐसा नहीं है। मतलब सबको कोऑपरेट करना जरूरी है। तो इसके बारे में अभी समझो हमारा फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्यों, उसके बारे में गाइडलाइंस है। जो अभी मैंने 141 142 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पार्ट आता है वो 141 टू 137 तक लिया है उसने, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें क्या है और पॉइंट्स क्या है। समझो 1500 रुपीज से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए। अभी समझो कोविड पीरियड में लोग बैंक में नहीं जा सकते थे, इधर ये नहीं कर सकते थे, कोई नाके से अगर कोई लेबर को हम पकड़ के लेके आए तो समझो किसी ने कामकाज किया, उसका 2000 रुपया हुआ है, उसको अगर हम चेक दे देंगे तो वो बेचारा बोलेगा सर कल से मैं आपके काम की करने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा मतलब देना पड़ता है। वो तो जैसी सिचुएशन रहेगी वैसा ये करने, लेकिन कम से कम बायलॉज में प्रोविजन क्या है? बायलॉज में प्रोविजन क्या है? 1500 रुपीज से ज्यादा हमेशा हमेशा आप बार बार कैश पेमेंट मत करो। 5000 रुपीज से ज्यादा कैश इन हैंड मत रहो। बाई चांस समझो फ्राइडे के दिन समझो हमारे पास कुछ कैश है, अभी तो जब जो ज्यादा करके कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, सब चेक ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, फोन पे बिल पे ये सब कुछ आया, इसके लिए ज्यादा कुछ ये नहीं, लेकिन 5000 रुपीज से ज्यादा कैश इन हैंड नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी जो बातें हैं तो उसके बारे में भी आपको बायलॉ नंबर 141 टू 147 तक आपको गाइडलाइंस आपको मिलेगी। अभी जो पॉइंट मैंने अभी पहले क्लियर किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड राइट ऑफ ड्यूज। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में जो ऐसा कि बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड में क्या आता है वो मतलब बाकी के जो मेंबरशिप का ये जो आता है उसके साथ में हम प्रीमियम जो 25,000 रुपये देते ये रहते, और वो रिजर्व फंड फ्यूचर के लिए बढ़ने के लिए, जसं मराठीमध्ये म्हणतात थेंबे थेंबे तळे साचे, ये छोटा छोटा अमाउंट ये करके भी आगे फ्यूचर में हम लोगों का सोसाइटी का फ्यूचर ये करने के लिए ज्यादा फंड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए 25% ऑफ सरप्लस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू देयर, ये बायलॉ नंबर 148 में 149। और राइट ऑफ ड्यूज के बारे में अभी कोई कोई सोसाइटी ऐसी है कि इनके तरफ से वो चार्ज मेरे तरफ हैंड ओवर हुआ, फिर वो उनका अकाउंटिंग में पहले से 25,000 रुपया 50,000 रुपया ऐसा ही चलते आया है। अरे क्या है, सस्पेंस है, हम उसने भी नहीं ढूंढा, हम भी नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिलता है, ये साल में ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हो गया 1.5 लाख रुपया। तो वो लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे इतना दिन से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन 1.5 लाख रुपया ये जो है वो नहीं मिल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन राइट ऑफ करने का अधिकार है क्या आपको? है, लेकिन उसकी प्रोसीजर क्या है? जैसा हमने कहा कि एक्सपेंडिचर करने के लिए जैसा आपको मोर देन 1 लाख रुपीज से ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर सोसाइटी के कामकाज के लिए करना है, उसके लिए प्रायर अप्रैल शुड बी टेकन एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग। सेम उसमें ये राइट ऑफ डील्स करने के लिए भी आपका मतलब स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करो या स्पेशल जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेके फिर उसके बाद में आप कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि आप सभी लोग सेफ कानून के आधार पर, बायलॉज के आधार पर उसके फ्रेम में कामकाज करें, आप सुरक्षित रहे, आप स्वावलंबी बने, स्वयं पूर्ण बने, और उसके साथ साथ आपके सोसाइटी को, मेंबर को, सभी को मतलब स्वयं पूर्ण बने, सक्षम बनाने की मतलब ये कामकाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना जरूरी है। उसके बारे में मतलब 148 एंड 150 इसके बारे में, राइट ऑफ ड्यूज के बारे में ये आपको गाइडलाइंस वहां मिलेगी। ऑडिट के बारे में, ऑडिट के बारे में जो सब जो है 151 टू 153, 151 153 में क्या है कि ऑडिटर के अपॉइंट कैसे करने चाहिए, कौन ऑडिट कर सकता है, मतलब कैसा उसका मुझे मतलब ये करना चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंट करना चाहिए, ऑडिट कौन कर सकता है, ऑडिटर के पैनल के ऊपर ये हो जाए, कितना दिन के लिए कर सकता है, सिर्फ कोई चार्टर अकाउंटेंट है लेकिन वो पैनल पे नहीं है तो वो ऑडिट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इसके बारे में उसका ऑडिटर का रिजोल्यूशन पास होने के बाद में लास्ट डेट कितना है, 30 अक्टूबर तक आपका लेटर वहां जाना चाहिए। सब जो ऑनलाइन जो निकला है, तो अभी ऑनलाइन में क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट की साइट ही नहीं चलती है, लेकिन उसके लिए जो भी कुछ प्रोविजंस आगे आ रहे हैं तो उसके बारे में 151 टू 153 तक आपको गाइडलाइंस आपको मिलेगी। अभी उसके बारे में आगे में कन्वेंस करके लेना। अभी कन्वेंस एक ऐसा ये है कि उसके लिए सेपरेट एक मीटिंग, आप जैसा बोल रहे हो वैसा आप लेंगे कन्वेंस के बारे में।
लेकिन ये कन्विंस के लिए कोशिश करना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट के, बराबर है। इसका इतना ही छोटा सा मतलब गाइडेंस उसमें है। तो उसके बारे में 154 टू 161 मतलब कन्विंस करके लेना। उसके साथ साथ में हमारी जो बिल्डिंग है सुस्थिति में रहे, अच्छी कंडीशन में रहे, जहां जहां जरूरी है रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये करना, वो करके लेना, मतलब ये जरूरी है। ये भी मैनेजमेंट कमेटी की ही जिम्मेदारी है। ऐसे मैनेजमेंट कमेटी को सूचित करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, ये बायलॉ नंबर 154 टू 161। अब 154, अभी 154 एक दूसरा, अभी तक जो ये चल रहा था तो कैसा चल रहा था कि जैसा कि कोऑपरेटिव एक्ट के आधार पर स्टेप बाय स्टेप उसमें सुधार हो रही है। 97 अमेंडमेंट होने के पहले के मतलब स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी नहीं थी, राज्य सहकारी निवडणूक आयोग नहीं था। राज्य सहकारी निवडणूक आयोग बनने के बाद ही इलेक्शन प्रोसीजर आ गए, बराबर है कि नहीं? अभी उस वक्त क्या था, जितनी भी मोर देन 54 टाइप्स की सोसाइटी है वो सभी सोसाइटी ये कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कामकाज है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये अपना वार्ड लेवल के ऊपर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग है, हाउसिंग सोसाइटी, उनका अलग अलग कामकाज है, जिसकी वजह से सबका बायलॉज अलग अलग है। कुछ लोगों ने मतलब अलग अलग सोसाइटी से और सोसाइटी की तरफ से एक सजेशन गया गवर्नमेंट के पास, क्या कि हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्पेसिफिकली एक चैप्टर उसमें ऐड होना चाहिए। तो 154B महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 154B है। तो 154B में अभी जो बायलॉज चल रहा है उसमें ये 154B ऐड होके जब जो आने वाला है उसका कामकाज चल रहा है। आज की सिचुएशन में 154B में जो सजेशन मतलब जो आए हैं, अमेंडमेंट होके जो आए हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी। मतलब कौन सा, जैसा कि मेंबरशिप के बारे में 4 टाइप के मेंबर्स ये आए हैं। अभी उसमें